CH6 विवाह समारोह। आर्या दो सहेलियों बीच दिखाई दे रही थी। उसने अपने सिर के ऊपर लाल फीनिक्स कॉरोनेट पहना हुआ था। फीनिक्स कॉरोनेट से मोतियों का एक पर्दा उसके चेहरे को पूरे तरीके ढक रहा था। उसके मुलायम काले और चमकदार बाल धीरे धीरे उसके कंधों के पीछे लहरा रहे थे। उसके लाल रंग का गाउन उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। आर्या धीरे धीरे अपनी सहेलियों के साथ अर्थ के पास आई। उसका हर एक कदम हल्का और सधा हुआ था, जैसे कि वो बादलों पर चल रही हो। उसकी सामान्य झलक ही इतनी सुंदर थी कि अर्थ उसे देखता ही रह गया। आर्या अंततः शादी के मंच के सामने आई और उसकी दोनों सहेलियां उसके पीछे चली गई। अर्थ ने आगे बढ़कर आर्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आर्या ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपना हाथ अर्थ के हाथ में दे दिया। जैसे ही अर्थ ने आर्या का हाथ में लिया, एक हंडी कपा देने वाली ठंडी शक्ति की लहर अर्थ के हाथ पर फैल गई और उसका पूरा हाथ ठंड से अकड़ गया। फिर जैसे ही अर्थ ने अपना हाथ नीचे किया तो कड़कड़ाती ठंड का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। जब बर्फीली ठंड ने उस पर प्रहार किया था तो उसके माथे पर एक हल्की सिकन आ गई थी और उसने एक हल्की सी आह निकाली। फिर पूरे रीति रिवाज के साथ आर्या और अर्थ की शादी संपन्न हुई। उसके बाद अर्थ वापस से घोड़े पर बैठा और आर्या को पालकी में बिठाया गया और बारात वापस चुरू कबीले की दिशा में चल पड़ी। अगले 1.5 घंटे के बाद बारात चुरू कबीले के मुख्य द्वार पर लौट आई। शादी में किसी ने भी कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश नहीं की, जिससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई जो लोग किसी बड़े हंगामे की आशा कर रहे थे। हरीन पहले से ही बारात का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़े थे। हरीन की प्रसिद्धि और चुरू कबीले के संबंध के कारण कई मेहमानों को चुरू कबीले के द्वार पर देखा गया। प्रवेश द्वार पर इतनी भीड़ थी कि पानी की एक बूंद भी अंदर न जा पाए। ये सभी शहर की नंबर 1 सुंदरी को देखने के लिए यहाँ आए थे। शोर के बीच आर्या की पालकी कबीले के द्वार पर धीरे धीरे रुकी और पर्दे का एक कोना खुला और आर्या की नौकरानी ने धीरे से कहा, मिस, हम आ गए हैं। धीरे धीरे आर्या पालकी से बाहर निकली, जिससे भीड़ द्वारा पैदा होने वाला शोर अचानक शांत हो गया। लगभग दोपहर का वक्त हो रहा था और हल्की हल्की धूप आर्या के फीनिक्स कॉरोनेट पर पड़ रही थी। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें और ओंठ आंशिक रूप से उजागर थे। उसकी सुंदरता बेहद बेदाग थी। बहुत से लोग सीधे आर्या की ओर देख रहे थे और उसे देखकर कहीं खो से गए वे उसकी ओर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। ये आर्या के करिश्मे की शक्ति है, क्योंकि ये सभी लोग उसके ढके हुए चेहरे के बावजूद केवल उसकी आभा से ही उस पर फिदा हो गए थे। उसकी नौकरानी ने आर्या के अर्थ के चारों ओर एक दुपट्टा लपेट दिया, जिसका दूसरा सिरा अर्थ के होंठ से बंधा हुआ था। जैसे ही अर्थ घोड़े से उतरा और मुस्कुराया और आर्या के साथ चुरू कबीले के प्रवेश द्वार से होता हुआ सीधे हॉल में प्रवेश कर गया, जहां पर चुरू कबीले द्वारा की जाने वाली रस्में होनी थी। ये हॉल चुरू कबीले की महत्वपूर्ण बैठकों का केंद्र था। एकमात्र लोग जिन्हें शादी की रस्में करने के लिए इस स्थान का उपयोग करने की अनुमति थी, वे केवल चुरू कबीले के लीडर और उसके एल्डर थे। हॉल को बड़े ही सुंदर तरीके से सजोया गया था। एक लाल कालीन हॉल के केंद्र में एक सीधी रेखा में बिछी हुई थी, जिस पर छोटे छोटे खूबसूरत सुनहरे मोती जड़े हुए थे। पूरे हॉल में एक हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी, जो पहले से ही खूबसूरती से सजाए गए हॉल को और चमकदार बना रही थी। हरीन और प्रताप हॉल की सबसे ऊंची सीट पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने अर्थ और आर्या को प्रवेश करते हुए देखा तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। लाल कालीन के दोनों और गुलाबी चंदन की कुर्सियों की 3 पंक्तियां थीं, जो पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। चुरू कबीले के लीडर भी कबीले के अन्य एल्डरों के साथ वहां पर मौजूद थे। जैसे ही अर्थ एक प्यारी मुस्कान के साथ अंदर आया तो सभी एल्डरों सहित लीडर के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव आ गए। चुरू कबीला एक ऐसा कबीला था जो कई पीढ़ियों से गहन शक्ति का अभ्यास करता आ रहा था। कबीले में अपन गहरी नसों अर्थ का पैदा होना कबीले के लिए शर्म की बात थी। यदि वो 5वें एल्डर का पोता न होता तो उसे अंदर रहने की बजाय पहले ही निष्कासित कर दिया गया होता। अर्थ के संबंध में जो कोई भी सोचता उनके मन से उसके लिए केवल एक शब्द ही निकलता, कचरा। इसके अलावा वे लोग उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते थे। कबीले के बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि वो दिखता कैसा था। कबीले की युवा पीढ़ी के चेहरों पर भी इस समय कड़वाहट के भाव थे।
उन सभी की नज़रें आर्या पर थी और वे उसके अदम्य आकर्षण से खुद को आकर्षित हुए नहीं रह पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें उसके बगल में चल रहे अर्थ की ओर पड़ती तो उनकी आंखों में कभी न खत्म होने वाली ईर्ष्या के भाव पैदा हो जाते। कबीले के बाहरी शिष्यों ने हमेशा से अर्थ को हेय दृष्टि से देखा था और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में शहर की सबसे सुंदर लड़की से शादी करेगा। उन दोनों को देखकर लोगों के चेहरे पर जो भाव थे वो मरी हुई मक्खियों को कच्चा खाने के समान थे। उसके बाद कबीले की रस्में शुरू हुई। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन का परिचय कराया गया, फिर मिलने आए विशिष्ट अतिथियों के नाम पढ़े गए। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ती गई अर्थ के दिल में हलचल होती गई। उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे कि उसके दिल में पानी की लहरें टकरा रही थी। जब उसके हाथ आर्या के हाथों से मिलते तो कड़कड़ाती ठंड का एहसास होता, जिससे अर्थ सोच में पड़ गया, आखिर यह किस प्रकार की गहन शक्ति है। उसने पूरे तियान सिटी में ऐसी रहस्यमयी गहन शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। आर्या के लिए 16 साल की उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचना एक अद्भुत उपलब्धि थी, लेकिन इस स्तर पर यह कैसे संभव था कि वह बिना आवाज के ऐसी बर्फीली ठंडी आभा छोड़ सकती थी जिसने वास्तव में उसकी पूरी बाह को ठंड से जमा दिया था। वह कौन सी रहस्यमयी शक्ति थी जो इस स्तर पर प्रदर्शित की गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आर्या वास्तव में अपनी वास्तविक शक्ति छिपा रही है? क्या वो वास्तव में प्राथमिक गहन क्षेत्र को तोड़कर नवजात गहन क्षेत्र में प्रवेश कर गई है? अर्थ के मन में इस तरह के कई विचार चल ही रहे थे कि इतने में समारोह के संचालक की तेजी से गूंजी, पहले स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करो। अर्थ उसकी आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने दरवाजे की दिशा में स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम किया। दूसरा प्रणाम अपने बड़ों को करो। अर्थ और आर्या हरीन और प्रताप की ओर मुड़े और दोनों को प्रणाम किया। हरीन ने अपना सिर हिलाया और अर्थ एवं आर्या की ओर प्यार से मुस्कुराया। प्रताप भी दोनों को देखते हुए मुस्कुराए। पति और पत्नी अदला बदली करें। अर्थ का शरीर आर्या की ओर मुड़ा और उसी समय आर्या भी उसकी ओर मुड़ी। इस कार्रवाई में न तो कोई हिचकिचाहट थी और न ही कोई देरी, जिससे कबीले की युवा पीढ़ी अपने दांतों तले उंगली चबाने लगे। उन सभी का मानना था कि आर्या ने स्वेच्छा से उस अपंग आदमी से विवाह नहीं किया, बल्कि उसे उरु कबीले द्वारा मजबूर किया गया है। लेकिन जब उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना किसी देरी के आर्या को अर्थ की ओर मुड़ते देखा तो उनका यह विचार भी खारिज हो गया। उसके बाद अर्थ और आर्या दोनों एक दूसरे की ओर झुके। जैसे ही वे एक दूसरे की ओर झुके, अर्थ ने आर्या की ठंडी बर्फीली आंखों को देखा जिनमें किसी भी भावना को कोई भी निशान नहीं था। आमतौर पर यदि यह शादी किसी और की होती तो ऐसे क्षणों में भीड़ उत्साहपूर्ण तालियों के साथ जयकारे लगाती, लेकिन यहाँ केवल कुछ लोगों ने विवाहित जोड़े के लिए तालियां बजाईं। ये काफी अजीब था। 5वें एल्डर को बधाई। पहले एल्डर ने अपने सन की विचित्रता के साथ हरीन के सामने जाकर कहा। उसके बाद बाकी के एल्डरों के साथ कबीले के लीडर ने भी हरीन को बधाई दी, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सा निंदनीय तिरस्कार साफ देखा जा सकता था। क्या विवाह के बाद अर्थ आर्या के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? क्या वास्तव में आर्या अपनी असली ताकत छिपा रही है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए और इसी तरह जीवन का आनंद लेते रहिए। CH7 आप वास्तव में वैसे नहीं है जैसी कि आपके बारे में अफवाहें हैं। जब अधीर जीवित थे तो चुरू कबीले में हरीन का ओहदा पूरे कबीले में किसी से कम नहीं था। कबीले में सभी लोग उसका सम्मान करते थे। स्पष्ट कारण था कि अधीर की काबिलियत का सभी लोग लोहा मानते थे और अधीर के पिता के रूप में सभी शक्तिशाली लोग हरीन का सम्मान करते थे। यहाँ तक कबीले का लीडर भी उनसे इज्जत से बात करता था। लेकिन उनके बेटे की मौत के बाद उनका एकमात्र पोता क्षतिग्रस्त गहरी नसों के साथ पैदा हुआ। हालांकि हरीन पूरे शहर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन अब उनसे कोई भी नहीं डरता था। उनका बेटा मर चुका था, उनका पोता विकलांग था और कोई अन्य उनका उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण कबीले में लगातार उनकी प्रतिष्ठा कम होती रही है। इसीलिए लोगों की बातों में छिपे तंज को सुनकर भी हरीन को गुस्सा नहीं आया और उन्होंने उदासीन मुस्कान के साथ कहा, आज यहाँ पर उपस्थित होने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी को शादी के जश्न में शामिल होकर शराब का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। उनकी इस बात को सुनकर तीसरे एल्डर ने खड़े होते हुए कहा, मैं अब यहाँ और ज़्यादा नहीं रुक सकता और मुझे किसी शराब की ज़रूरत नहीं है।
मेरा पोता प्राथमिक गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया है और मैं काफ़ी समय से यहाँ और अब उसके प्रशिक्षण का समय हो गया है, इसलिए मैं अब विदा लेना चाहूँगा। तीसरे एल्डर का पोता चमन केवल 17 साल की उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। इस उम्र में इतनी सफलता वास्तव में उसके असीमित भविष्य को दर्शाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप आज इतने क्यों चमक रहे हो, यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। अन्य 3 एल्डरों ने खड़े होकर तीसरे एल्डर को बधाई देते हुए कहा। ये सब देखकर हरीन के चेहरे पर थोड़े गुस्से के भाव दिखने लगे। इसके पहले सभी एल्डर उनका सम्मान करते थे, लेकिन उनके बेटे की मौत के बाद उन सब का रवैया हरीन के प्रति बद से बदतर होता जा रहा था। वे आमतौर पर उनके सामने अपने पोतों के बारे में डींगे हाँकते थे, लेकिन अब उनके पोते की शादी के अवसर पर भी वो लोग अपने पोतों का बखान कर रहे थे। तभी संचालक ने शादी की रस्मों की प्रक्रिया तेज करने की कोशिश की और ऊंची आवाज में कहा, दूल्हा दुल्हन कक्ष में जाएं, विशिष्ट अतिथि कृपया भोज में जाएं। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच जिस विवाहित जोड़े को कई लोग देख रहे थे, उन्होंने पूजा की रस्में पूरी की और अर्थ के छोटे से आंगन की ओर चलना शुरू किया। दुल्हन कक्ष वह कमरा था जहां पर अर्थ रहता था। इस कमरे को पूरे तरह से लाल रंग से सजाया गया था। फर्श की कालीन पर फीनिक्स की बारीक कढ़ाई की गई थी जो काफी आकर्षक लग रही थी। कमरे के बीच में एक सुनहरे दीपक के बीच 2 लाल मोमबत्तियां चमक रही थीं। मोमबत्तियों पर उकेरा गया ड्रैगन और फीनिक्स टिमटिमाती रोशनी में झूमते नजर आ रहे थे। आर्या की नौकरानी आर्या को उसके बिस्तर पर बैठने के लिए ले गई और बिना आवाज के दरवाजा बंद करते हुए कमरे से बाहर चली गई। कमरा पूरी तरह से शांत हो गया और अब केवल उसमें आर्या की सांसों की आवाज मात्र सुनी जा सकती थी। आर्या चुपचाप शांत और निश्चल बैठी रही। अर्थ उसके पास नहीं आया, बल्कि वो दरवाजे के पास खड़ा हो गया और अपनी आंखों में छाया भरी दृष्टि से उसे घूरता रहा। तुम्हारे विवाह दौरान तुम्हारे दादाजी का अनादर किया गया, जिस कारण तुम सच में बहुत परेशान होगे, है ना? एक धीमी आवाज अर्थ के कान में पड़ी और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि आर्या की बात उसके कानों में चुभ गई, लेकिन उसने उससे बात करने की पहल की जिससे वो चकित रह गया। अर्थ ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे झिझकते हुए बोला, अब आप उस फीनिक्स कॉरोनेट को हटा सकते हैं। वह बहुत भारी है और इसे आप ज़्यादा देर तक नहीं पहल सकते, नहीं आपको तकलीफ होने लगेगी। आकाश महाद्वीप की शादी की परंपरा के अनुसार दूल्हे को दुल्हन का मुकुट उतारना पड़ता है, लेकिन कुछ देर पहले जब अर्थ आर्या को गाड़ी से उतारने की कोशिश कर रहा था तो उसने अपनी रहस्यमयी ठंडी आभा से उसका हाथ जमा दिया था, जिस कारण से अर्थ उसे दोबारा छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ा रुकने के बाद आर्या ने अपने हाथ उठाए और चुपचाप उसने फीनिक्स कॉरोनेट उतार दिया, जिससे अर्थ को एक अतिसुंदर लुभावना चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही उसने आर्या की आकर्षक आंखों से अपनी आंखें मिलाईं तो वो स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सार उसकी आंखों में गहराई तक समा गया हो। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली चित्रकार या सबसे कीमती शब्द भी उसकी सुंदरता का सटीक चित्रण नहीं कर सकता था। उसकी नीलम जैसी चमकदार त्वचा और मलाई जैसा चेहरा कमरे की मंद रोशनी में बर्फ की तरह सफ़ेद था। उसके ओठ दुनिया की सबसे नाजुक पंखुड़ियों की तरह थे। अर्थ का ध्यान और उसके विचार गुरुत्वाकर्षण की तरह आर्या की ओर खिंचाए चले जा रहे थे, जिस कारण वो अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था। हालांकि यह एक अरेंज मैरिज थी जो उनके जन्म के बाद से ही तय हो गई थी, लेकिन जब वह छोटा था तब कभी कभार मिलने वाली झलक के अलावा ये वास्तव में पहली बार था जब उसने 10 साल की उम्र के बाद आर्या को देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्या शायद कि कभी अपने घर से बाहर निकलती थी और विकलांग अर्थ का आत्मसम्मान कम था जो कि एक हीन भावना में बदल गया। इसलिए उसने कभी आर्या से मिलने की कोशिश नहीं की। उसने केवल आर्या के बारे में दूसरों के मुंह से सुना था। जब उसने आर्या को देखा तो महसूस किया कि वह वास्तव में शहर की सबसे खूबसूरत लड़की के सामने है। आर्या का आकर्षण उसकी कल्पना से परे था क्योंकि वह इस अद्वितीय सुंदरता का वर्णन नहीं सकता था। 2 दुनियाओं की स्पष्ट यादों वाला अर्थ ऐसे दृश्य का सामना करने पर अपने विचारों को भूलने से खुद को नहीं रोक सका। आर्या को तियान सिटी की नंबर 1 सुंदरी कहा जाता था, लेकिन अगर कोई कहे कि वह पूरे ब्लू विंड साम्राज्य की नंबर 1 सुंदरी है तो भी अर्थ इस बात पर कोई विवाद नहीं करेगा। वह ऐस बड़ी ही किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता था जो कि उसकी आंखों के सामने इस खूबसूरत दृश्य से बेहतर हो। उसकी आंखों के सामने बैठी लड़की अभी मात्र 16 साल की थी। इस उम्र लड़कियों पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं,
लेकिन ये कल्पना करना असंभव है कि कुछ वर्षों के बाद आर्या की सुंदरता किस लेवल की होगी। एक लड़की जिसकी हर हरकत और मुस्कान से दुनिया हिल सकती है। उसका जन्म छोटे से तियान शहर में हुआ था और ये लड़की आज उसकी पत्नी बन गई है। अर्थ को इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, उसे ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। तभी अर्थ के कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी, आप वास्तव में वैसे नहीं है जैसे कि आपके बारे में अफवाहें कहती हैं, और न ही वैसे है जैसा कि मैंने सोचा था। आर्या धीरे से उठी और अर्थ के पास आई, जिससे अर्थ को उसकी भीनी खुशबू महसूस होने लगी। आर्या ने आगने कहा, अफवाहें कहती हैं कि आपकी मिस्टिक वेंस अक्षम हो गई हैं, इसलिए आप केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही रह सकते हैं। इसकी वजह से आपका शरीर कमजोर है और आपका आत्मसम्मान कम है, और आपके एकमात्र मित्र आपकी छोटी चाची सारिका और मेरा छोटा भाई युवान है। हालांकि आपके बारे में जो अफवाहें हैं, आपका व्यक्तित्व उससे बिल्कुल अलग है। आर्या अर्थ से 3 कदम की दूरी पर रुक गई और अपनी खूबसूरत आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, हालांकि आप जानबूझकर छिपते हैं और अपने असली चरित्र का दिखावा करते हैं, लेकिन जब से मैंने आप पर नजर रखी तो मुझे आपके व्यक्तित्व का एहसास हुआ। आप उन अफवाहों से बिल्कुल विपरीत हैं। इससे पहले मैंने अपनी गहन शक्ति से जब आपका हाथ जमा दिया था तो आपकी शांत प्रतिक्रिया ने मुझे वास्तव में चौंका दिया था। यदि आपका हाथ इतना शांत नहीं होता तो मुझे संदेह होता कि मैं अपनी शक्ति के उपयोग में विफल रही। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर शादी के हॉल में आपका और आपके दादाजी का मजाक उड़ाया गया। तब ऐसा लगा कि आपको एक क्षण के लिए काफी गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद आपका गुस्सा गायब हो गया। आपकी अभिव्यक्ति और हृदय गति में किसी असामान्य उतार चढ़ाव के संकेत भी नहीं मिले। इस उम्र में इस प्रकार की मानसिक स्थिति वास्तव में अद्भुत है। यहाँ तक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए इस प्रकार की मानसिक स्थिति को प्राप्त करना वास्तव में बहुत कठिन है। जब भी आप मुझे देखते हैं तो आपकी आंखों में एक जुनूनी चमक दिखाई देती है जो अब भी कम नहीं हुई है। आपकी क्षतिग्रस्त मिस्टिक वेन्स एक सच्चाई है, लेकिन आपके वास्तविक व्यक्तित्व और मन की शांति ने सभी को मूर्ख बना दिया है। आर्या फुसफुसाई और उसकी गहरी आंखें अब अर्थ को घूर रही थीं। अर्थ उसकी बातों से आश्चर्यचकित रह गया। आर्या के इतना करीब होने पर उसकी सुगंध से आमतौर पर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता, लेकिन अर्थ को इससे प्रभावित होने की कोई परवाह नहीं थी। उसका दिल पूरी तरह से सदमे था। ये सच था, वह वास्तव में एक गौरवान्वित व्यक्ति था। वह अभी चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, लेकिन वो जब एजियो क्लाउड महाद्वीप में था तो वह वहां के गौरवान्वित सरदारों में से एक था, और उसने अकेले के दम पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस समय पूरे तियान सिटी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो एजियो क्लाउड महाद्वीप के उन दिग्गज सरदारों की बराबरी कर सके। हालांकि उसकी ताकत में अत्यधिक गिरावट आई, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी एजियो क्लाउड महाद्वीप के दिग्गज योद्धा अथर्व की थी, और उसकी मानसिक स्थिति अभी भी वैसी ही थी। उसे अपनी वर्तमान ताकत और स्थिति की कमी के कारण अपनी गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति को छिपाकर रखना पड़ता था। आर्या ने जो कहा वो एकदम सच था। उसने एक बार में ही अर्थ के व्यक्तित्व को पूरी तरह से वर्णन कर दिया। ये वास्तव में चौंकाने वाली बात थी। ओरू कबीले से वापस आते समय अर्थ ने सोचा था कि आर्या भी उससे बाकी लोगों की तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करेगी। आखिर वह एक स्वर्गीय खजाना थी और अर्थ फर्श पड़े कीचड़ के समान जिसे लोग तुच्छ समझते हैं। यह एक सामान्य विचार था, लेकिन अर्थ ने कभी नहीं सोचा था कि वापसी यात्रा के दौरान आर्या उस पर नजर रख रही थी। अर्थ ने अचानक आर्या को नए दृष्टिकोण से देखा। उसने उसकी बेहद खूबसूरत आंखों में देखा, उन आंखों में जिन्होंने उसके दिल और दिमाग को बारीकी से देखा और उसे सदमे डाल दिया। अनुभव की 2 यादों वाला अर्थ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दुनिया के सभी नायक, यहाँ तक कि मौत ने जिसके सामने हार मान ली, फिर भी इस लड़की ने उसे इतनी बारीकी से देखा। अर्थ सोच में पड़ गया। क्या वो सचमुच एक लड़की थी जो अभी अभी 16 की हुई थी? इस 16 साल की लड़की के पास इतनी भयानक नज़र और दिमाग कैसे हो सकता है? क्या आप इसे सहन कर रहे हैं? आर्या ने थोड़ा रुककर पूछा। इसे सहना? अर्थ ने एक आत्मनिंदा भरी हंसी। शायद मेरी क्षतिग्रस्त गहरी नसों का सच नहीं बदलेगा। आकाश महाद्वीप में एक विकलांग नसों के साथ जीवन जीने से लोगों ने हमेशा मुझे हेय दृष्टि से देखा है, जैसे कि मैं उनके जूतों तल पर मैल हूं। क्या कायरतापूर्ण आत्मदोष और मौन सहनशीलता में कोई अंतर है? कल का अर्थ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अफवाहों में कहा गया था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आर्या कितनी चतुर थी, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि आज के अर्थ के पास एक और जीवन का अनुभव है, और इस अनुभव के साथ ही उसका स्वभाव और मानसिक स्थिति भी बदल गई थी। आर्या की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अचानक अपनी हथेली उठाई और उसने अपनी 2 उंगलियां अर्थ की छाती पर रखी। अचानक एक ठंडी आभा अर्थ की छाती पर फैल गई। जैसे अर्थ उससे पूछने वाला था कि वह क्या कर रही है, वैसे ही ठंड का एहसास तुरंत गायब हो गया और आर्या ने अपने होंठ खोले जो कोमल पंखुड़ियों के समान थे। आपकी गहरी नसें वास्तव में क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन ये कोई जन्मजात विकृति नहीं है। जब आप छोटे थे तब संभवतः आप पर हमला किया गया था और किसी ने सीधे तौर पर आपकी गहरी नसों को नष्ट कर दिया। तो आखिर कौन है वो जिसने नष्ट की है अर्थ की मिस्टिक वेंस? क्या अर्थ इसका पता लगा पाएगा? जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए और इसी तरह जीवन का आनंद लेते रहिए। CH8 फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय। अर्थ ने जब आर्या की बात सुनी तो उसने भौहें चढ़ा ली। जब से वह छोटा था तब से उसके दादा और बाकी लोग यही कहते आ रहे हैं कि वो क्षतिग्रस्त गहरी नसों के साथ पैदा हुआ है। जब उसने पुनर्जन्म लिया और उसके पास महान डॉक्टर के जीवन कॉल की यादें होते हुए भी उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन आर्या का कहना था कि वह क्षतिग्रस्त नसों के साथ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि किसी बाहरी ताकत द्वारा क्षतिग्रस्त की गई थी। तभी आर्या आगे बोली, आपके बचपन के दौरान किसी ने जानबूझकर आपकी नसों को नष्ट कर दिया और आपके परिवार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से उनको कभी ठीक नहीं किया गया और जब जब आप बड़े हो गए हैं तो आपकी नसें पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई, जिस वजह से अब उनको ठीक करने की सभी उम्मीदें खत्म हो गईं। आर्या ने अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही थी। यदि किसी वयस्क व्यक्ति की गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो उनकी शक्ति लीक हो जाती है, लेकिन उन्हें ठीक करने के कई तरीके होते हैं। लेकिन यदि गहरी नसें शैशवावस्था में टूट जाती हैं तो नसों का विकास खराब तरीके से होता है और ये बद से बदतर हो जाती हैं। अर्थ की उम्र में ये पहले से खराब आकार की हो गई थी, इसलिए इन्हें वापस सामान्य रूप में ठीक करना लगभग असंभव था। अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं बदली और वह धीरे से बुदबुदाया, जरूरी नहीं ये सच हो, शायद इन्हें अभी भी ठीक किया जा सके। आर्या ने धीरे से अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा और बोली, ऐसा लगाता है कि आपके मन में हमेशा से अपनी नसों को ठीक करने का विचार था। मैं निश्चित रूप से इन्हें ठीक कर सकता हूँ, अर्थ स्पष्ट रूप से कहा। आर्या ने उसे गहराई से देखा। उसे उसकी आंखों में न केवल भारी आत्मविश्वास देखा बल्कि उसने शीतलता की गहरी परत भी देखी। उसने अपने दिल में आह भरी और धीरे से बोली, आकाश महाद्वीप एक बहुत बड़ी जगह है जहां बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं। शायद वास्तव कोई ऐसा व्यक्ति इस महाद्वीप में मौजूद हो जो आपकी नसों को ठीक कर सके। जो बात मैंने पहले बोली थी उसे मुझे इतने दावे के साथ नहीं कहनी चाहिए, आप इसे मेरी नासमझी मान सकते हैं। आर्या के इन शब्दों से अर्थ की उसके प्रति धारणा में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। वह थोड़ा झिझका, फिर उसने आर्या पूछा, आपने पहले जिस बर्फीली ठंडी शक्ति का उपयोग किया था वह क्या थी? मैंने पूरे तियान सिटी में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो बर्फीली ठंडी शक्ति का उपयोग करता हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके गुरु तियान सिटी से नहीं है, क्या मैं सही हूं? बेशक, यह आप पर निर्भर है, आप मुझे इसके बारे में बताना चाहते हैं या नहीं। आर्या थोड़ी देर के लिए चुप रही और जब अर्थ को लगने लगा कि शायद आर्या उसे उसके बारे में बताना नहीं चाहती है, तब उसने शांति से उत्तर दिया, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय, इस नाम से अर्थ थोड़ा कांप उठा। इस एक नाम से अर्थ का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से अचानक ही शब्द निकल गए, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय। आर्या ने अपना सुंदर चेहरा झुकाया और आश्चर्यचकित भाव से अर्थ की ओर देखा। जब उसने फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय बोला तो अर्थ पहले से अपना आपा खो चुका था, लेकिन आर्या की नज़र में वो अभी भी काफी शांत दिख रहा था। उसने हल्के से कहा, मेरे गुरु वास्तव में फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय से हैं, इसलिए मुझे फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय का शिष्य माना जा सकता है। ये बात पूरे तियान सिटी में केवल एक व्यक्ति को ही पता है और है मेरे पिता, और अब आप वो दूसरे व्यक्ति हैं जिसे मैंने यह बात बताई है क्योंकि आप मेरे पति हैं और यह आपके प्रति मेरे सम्मान का सबसे बुनियादी आधार है। अर्थ के दिल की तेज हो चुकी धड़कन शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय शब्द एक विशाल बम की तरह उसके दिल में फूट गया था, क्योंकि यह पूरे ब्लू विंड साम्राज्य के 4 प्रमुख सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था।
यहाँ तक कि ब्लू विंड एम्पायर का राज परिवार भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। आकाश महाद्वीप के 7 राज्यों में से ब्लू विंड साम्राज्य वर्तमान में सबसे छोटा साम्राज्य था। हालांकि उसकी कुल ताकत सबसे कम थी, फिर भी दूसरे राज्य इस पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। इसका एक बड़ा कारण वे 4 प्रमुख संप्रदाय थे। उन 4 संप्रदायों की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं कर सकता था। जिस प्रक्रिया से वे शिष्यों की भर्ती करते हैं वो बहुत ही कठिन थी और वे अपने चयन में पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करते थे। आखिरकार वे अपने संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चाहते थे वो थी प्रतिभा। ब्लू विंड साम्राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति इन संप्रदायों में शामिल होने का सपना देखता था। इस छोटे से तियान शहर में किसी ने भी कभी किसी को उन संप्रदायों में प्रवेश करने के बारे में नहीं सुना था और किसी ने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। यदि पिछले अर्थ ने इन 4 संप्रदायों के बारे में सुना होता तो ये स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के अस्तित्व को सुनने जैसा होता। अर्थ ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस पत्नी से उसने अभी अभी शादी की थी वह हेवनली संप्रदाय के बाद सबसे ताकतवर संप्रदाय फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्यों में से एक थी। अर्थ ने तुरंत खुद को शांत किया और पूछा, क्योंकि तुम फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों में से एक हैं तो आपका परिवार इस बात को सबसे छिपाता क्यों है? आपकी इस पहचान के साथ तो उरु कबीले की प्रतिष्ठा पूरे शहर में सबसे ऊपर हो जाएगी और कोई भी उरु कबीले को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा और उरु कबीले का विकास भी काफी तेज गति से होगा। आपके कारण, आर्या ने उत्तर दिया। मेरे कारण? अर्थ चुप हो गया। उन 3 शब्दों ने उसे याद दिला दिया था कि क्यों। तभी आर्या आगे बोली, मैंने आपसे उरु कबीले की एक लड़की की पहचान के साथ शादी की है और पूरे तियान शहर में हंगामा मच गया है। अगर मैंने आपसे फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य की पहचान के साथ की होती तो हमारे तियान सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य में हंगामा मच जाता। आखिरकार आपके और मेरे बीच का अंतर काफी बड़ा है। अर्थ ने धीरे से आह भरी और बोला, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम इसका कारण बहुत अच्छे से जानते हो। मेरी जान मेरे अंकल अधीर ने बचाई थी और मैं ही वो कारण हूँ जिसके तुरंत बाद एक हत्या के प्रयास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पिता ने अंकल अधीर की दयालुता का बदला चुकाने के लिए हमारे विवाह का वादा कर दिया था। हालांकि यह मेरे पिता का वादा था और मेरे पास उनकी अवज्ञा करने का कोई कारण नहीं है और इस प्रकार मेरे पास आपसे शादी न करने का भी कोई कारण नहीं है। आर्या ने अपनी चमकदार आंखें उठाईं और बोली, जिस कारण से मैंने आपको बताया कि मैं फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय से संबंधित हूँ वो ये कि मैं आपको बताना चाहती थी कि फ्रोजन क्लाउड कलाओं का अभ्यास जारी रखने के लिए मेरा दिल एक जमे हुए बादल की तरह होना चाहिए। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय केवल महिलाओं को शामिल करता है और उन्हें जीवन भर शुद्ध होना चाहिए। हालांकि मैंने तुमसे शादी तो कर ली है लेकिन इस जीवन काल में किसी से प्यार नहीं कर सकती हूँ। आपको मेरी प्रतिबद्धता समझनी होगी। अब चूंकि आप फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य हो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह से मेरे प्यार में पड़ोगी। अर्थ ने आत्मग्लानि भरी मुस्कान के साथ कहा। आर्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया है और न ही आपको तुच्छ दृष्टि से देखा है। मेरे गुरु ने कई बार मुझसे कहा था कि उच्च स्तर के लोगों को कभी किसी और की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी को कम आंकना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि आपकी गहरी नसें टूट गई हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। तियान सिटी ने आर्या की सुंदरता और प्रतिभा के बारे भारी डींगे मारी थी, लेकिन शायद किसी को उसकी मानसिक स्थिति की सुंदरता के बारे में किसी को भी पता नहीं था, जिसे इस दुनिया में अनगिनत मध्यम आयु वर्ग वाले लोग भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और वह अभी केवल 16 वर्ष की थी। कुछ वर्षों बाद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वह कैसी होगी। ऐसी सुंदरता, महान प्रतिभा और असामान्य तेज बुद्धि वाली यह महिला वास्तव में अभी कुछ समय पहले ही अर्थ की पत्नी बनी थी। उसे ऐसा लगा कि यह महज एक सपना है। यदि उसके पास 2 जन्मों का अनुभव नहीं होता तो वह निश्चित रूप से आर्या के सामने हीनता की भावना महसूस करता और शायद उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद, अर्थ ने भावुक आह के साथ कहा। जैसे ही उसकी आवाज बदली उसकी आंखें केंद्रित हो गई। फिर क्या आप अपनी वर्तमान गहन शक्ति का स्तर बता सकती हो? 16 साल की उम्र में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंचना वाकई तियान सिटी में एक अद्भुत प्रतिभा मानी जा सकती थी, लेकिन अर्थ को विश्वास नहीं था कि आर्या अभी केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर थी,
क्योंकि इस प्रतिभा के साथ फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय का शिष्य होना लगभग नामुमकिन था। आर्या चुप हो गई और उसने अर्थ के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि उसकी चुप्पी ने इस बात का संकेत दे दिया था कि उसकी ताकत वास्तव में प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर से अधिक थी। आपको टोस्ट पर जाना चाहिए, आर्या ने धीरे से अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। उसने इतना कहा ही था कि दरवाजे के बाहर से हितेश की आवाज आई, युवा मास्टर, आपके लिए टोस्ट का प्रस्ताव करने का समय आ गया है। दादाजी हरीन और मैं वहीं रहूंगा। आर्या पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही अर्थ कमरे चला गया, उसके तुरंत बाद एक चमकदार बर्फ की आभा ने पूरे कमरे को घेर लिया और एक सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की आर्या के सामने दिखाई दी। आर्या धीरे से आगे बढ़ी और सौम्य एवं सम्मानजनक आवाज में बोली, मास्टर। आर्या, क्या तुम मेरे साथ फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय लौटना चाहती हो? उस सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की ने पूछा। उसकी आवाज़ हवा की तरह कोमल थी, ये दुनिया के सबसे ठंडे दिल को भी पूरी तरह से पिघला देने के लिए काफ़ी थी। आर्या ने धीरे अपना सिर हिलाया, मास्टर, मैं थोड़ी देर और रुकने का इरादा रखती हूँ। अगर मैं शादी होते ही अर्थ को छोड़ दूंगी तो उसे और भी अधिक कठोर एवं अंतहीन उपहास सहन करना पड़ेगा। मैं मास्टर से 1 महीने का समय मांगती हूँ ताकि जब मैं जाऊँ तो मैं उसे चोट न पहुँचाऊँ और न ही दूसरों को उसका मजाक उड़ाने का मौका दूँ। सफ़ेद कपड़े पहने महिला ने उसकी ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराई, ठीक है। सैकड़ों वर्षों माने ये पहली बार है कि फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य को विवाह की अनुमति दी गई है। चूंकि यह एक अपवाद था, 1 और महीने का इंतजार कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद मास्टर। आर्या का शरीर फिर से नीचे झुका और उसने झिझकते हुए धीरे से फुसफुसाया, मास्टर, क्या उसकी गहरी नसों को ठीक करना वास्तव में असंभव है? सफ़ेद पोशाक वाली महिला ने बिना देर किए अपना सिर हिलाया, इस दुनिया में असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं लगता है। आर्या, यह अच्छा है कि आप दयालु और उदार हृदय वाली हैं, लेकिन मैं वास्तव में इस मामले में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। आखिर कैसे करेगा अर्थ अपनी नसों को ठीक? क्या वास्तव में आर्या अर्थ को छोड़कर चली जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आयनली आयन पॉकेट नोवेल पर। CH9 शादी की पहली रात। अपनी गुरु की बात सुनकर आर्या थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वाकई इसका इलाज उसकी गुरु के पास भी नहीं था तो अर्थ का इलाज होना लगभग नामुमकिन था। तभी आर्या की मायूसी को देखते हुए उस सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने कहा, आर्या, मुझे पता है कि तुम अपने एहसान को चुकाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी जान बचपन में बचाई गई थी, लेकिन उससे शादी करके उसके पिता का एहसान उतार चुकी हो। जब आप फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय लौटोगी तो तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाएगी। हालांकि तुम्हारे जाने के बाद उसे और भी अधिक बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस छोटे से तियान शहर में फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या के पति होने की स्थिति उसके पास बरकरार रहेगी और कम से कम इस प्रतिष्ठा के रहते कोई उसे नुकसान पहुंचाने को हिम्मत तो नहीं करेगा। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया, मैं आशा करती हूं कि ऐसा ही हो। तभी आर्या की गुरु ने कहा, उसकी गहरी नसें अक्षम हैं और उसके पास कोई अन्य ताकत भी नहीं है, शायद वह अपने पूरे जीवन में कभी कोई उपलब्धि हासिल न कर पाए। लेकिन आप सुंदर और समझदार हैं, तुम्हारे जैसी प्रतिभा सैकड़ों वर्षों में एक बार जन्म लेती है, नहीं तो हमारी लीडर तुम्हें इस तरह नियम तोड़कर शादी नहीं करने देती। तुमसे शादी करना उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। खैर छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें 1 महीने बाद लेने आऊंगी। इस समय मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। यदि ऐसी कोई समस्या आ जाती है जिससे निपटना तुम्हारे बस में न हो तो तुम मुझे सूचित कर देना। आर्या ने अपनी गुरु को घुटने टेक कर प्रणाम किया और उनकी बात पर हामी भरी। वहीं दूसरी ओर चुरू कबीले के गेस्ट हाउस में बहुत से लोग उपस्थित थे। तभी अर्थ एक अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति के सामने जाकर बोला, 7वें अंकल, एक जाम लें, और उसने उस व्यक्ति के सामने शराब का एक प्याला पेश किया। उस व्यक्ति ने शराब का प्याला उठाया और हंसते हुए कहा, मेरे भतीजे, मैं तुम्हारे पिता का सबसे अच्छा दोस्ता था। अब जब तुमने अपना परिवार बना लिया है और इतनी अच्छी पत्नी से शादी कर ली है तो मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत खुश है। उस व्यक्ति के चेहरे की खुशी को देखकर बताया जा सकता था कि वो वास्तव में बहुत खुश था और उसके मन में अर्थ के प्रति कोई गलत भावना नहीं थी। अर्थ ने उसकी बात सुनकर कहा, धन्यवाद अंकल लियू।
इतना कहकर वो आगे बढ़ा और एक और बूढ़े व्यक्ति के सामने जाकर बोला, पहले एल्डर कृपया एक जाम लें। पहले एल्डर ने एक कप लिया और एक ही बार में पूरा कप खाली कर दिया और फिर कप को जोर से टेबल पर पटक दिया। उसने अर्थ से कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके इस रवैये को देखते हुए अर्थ ने उससे कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई और अगली टेबल की ओर बढ़ गया। जैसे ही अर्थ 2 कदम आगे बढ़ा, पहले एल्डर ने अचानक की फर्श पर थूक दिया और एक ठंडे कठोर स्वर में बोला, इतना नाजुक फूल वाकई अब कीचड़ में फेंक दिया गया है। वाह! उसकी इस बात को अर्थ ने भी सुन लिया, लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और वो आगे बढ़ता रहा। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने पहले एल्डर की बात सुनी ही न हो। इसी प्रकार अर्थ आगे बढ़ते हुए तीसरे एल्डर के पास पहुंचा और उन्हें भी शराब पेश की, लेकिन तीसरे एल्डर ने शराब का प्याला लेकर अपने पोते समर की ओर बढ़ा। यह एक तरह का सार्वजनिक अपमान था, लेकिन अर्थ अभी भी चुप था क्योंकि वो जानता कि वो इन लोगों के सामने कुछ भी करने में असमर्थ है। समर ने शराब का प्याला खाली करके नीचे रख दिया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसकी आंखों में निश्चित रूप से तिरस्कार और उपहास की भावना भरी हुई थी। अर्थ ने फिर कुछ नहीं कहा और उसने केवल हल्का सा सिर हिलाया और अगली मेज पर चला गया। वो इसी तरह एक एक करके सभी को शराब पेश करता गया, लेकिन सभी के मन में अर्थ के प्रति कभी न खत्म होने वाली ईर्ष्या और नफरत भरी हुई थी। इसलिए सभी लोग उसे कोसते रहे और उसे गालियां देते रहे। वो चुरू कबीले का कचरा भले ही अब उरू कबीले का दामाद बन गया हो, लेकिन रहेगा अभी भी कचरा ही। इस तरह की आवाजें अर्थ के कानों में पड़ती रहीं, लेकिन अर्थ ने सब कुछ अनसुना किया और मुस्कराते हुए चला गया। अर्थ ने अपना टोस्ट खत्म किया और मेहमानों को बाहर भेज दिया। भोज की लंबी रात खत्म हो चुकी थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अर्थ को सच्ची शुभकामनाएं देने वाले इतने कम लोग थे, अर्थ उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकता था। आज उसकी शादी का दिन था, लेकिन उसने लगभग सभी की नज़रों में अपने लिए तिरस्कार देखा। कुछ लोगों ने आह भरी, कुछ लोगों के चेहरे क्रोध से जले हुए लग रहे थे। अर्थ की गहरी नसें अक्षम थी, इसलिए यह एक सच्चाई थी कि इस कारण वह कभी महानता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए उन लोगों को अर्थ के साथ विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वे अगर उसके दिल को ठेस भी पहुंचाते हैं तो भी अक्षम गहरी नसों के कारण वो कुछ नहीं कर पाएगा। वे उस व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखते थे जो उनसे कमज़ोर था। ये मानव स्वभाव की एक कड़वी वास्तविकता थी। आखिर ताकतवर का सब सम्मान करते हैं और कमज़ोरों का हमेशा से मजाक ही बनाया गया है। चलो अब आराम करो, हरीन ने एक हल्की मुस्कान के साथ अर्थ का कंधा थपथपाते हुए कहा। इस समय अर्थ को नहीं पता था कि उसके दादाजी की इस मुस्कान के पीछे किस तरह के भाव छिपे हैं। वो जानता था कि उसके दादा पहले इतने शांत नहीं रहते थे। उम्र के साथ साथ उनके व्यवहार में कोमलता आई है। पहले उनके गुस्से के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं करता था। अर्थ को अच्छे से पता था कि उसके दादा का स्वभाव बुढ़ापे के कारण नर्म नहीं हुआ है, बल्कि उसके कारण नर्म हुआ है। अपने पोते की रक्षा के लिए उन्हें दयालु और नर्म बनना पड़ा। भले ही उन्हें हेय दृष्टि से देखा गया है, लेकिन जब तक कोई उनके धैर्य की सीमा को न तोड़ दे तब तक वे शांत रहने की कोशिश करेंगे। इस तरह ऐसा कोई दुश्मन नहीं होगा जो उनकी मृत्यु के पश्चात उसके पोते से बदला लेने आएगा। कम से कम उसके दादा का तो यही मानना था। तियान सिटी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में 5वें एल्डर जिससे हर कोई डरता था, अब न तो अन्य एल्डरों द्वारा उसका सम्मान किया जाता था और न ही कोई उनसे डरता था। बड़ों की बात अलग ही है, यहाँ तक अब तो युवा पीढ़ी का भी यही हाल था। हरीन की पीठ को देखते हुए अर्थ के दिमाग में उसका मजाक उड़ाते हुए लागो की छवियां उभरी और उसने जोर से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं, जिनमें बदला लेने की भावना साफ झलक रही थी। इसके बाद उसने मुंह का कोना धीरे से खोला और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट दिखाई दी जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अर्थ निश्चित रूप से बदला लेने वाला व्यक्ति था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में लंबे समय से द्वेष भरा हुआ था। एजियोक्लाड महाद्वीप में पिछले 6 वर्षों में उसका दिल नफरत से भर गया था। उसे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से याद था। उसने उन सभी को याद किया जो उससे अच्छा व्यवहार करते थे और उनको भी याद किया जो लोग उससे नफरत करते थे। उसने इसे अपने दिल की गहराइयों में दबाए रखा जब तक कि छोटी छोटी शिकायतों का भी बदला लेने का समय नहीं आता। जब सही समय आएगा तो तुम में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं सभी से चुन चुन कर बदला लूंगा। अर्थ के मुंह से एक कड़वी आवाज एक भयानक अभिशाप की तरह निकली। उसके छोटे से आंगन में अभी भी आसमान में चांद दिखाई दे रहा था।
अर्थ अपने आंगन के कोने में चला गया और उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, जिससे अचानक उसकी हथेली से एक पानी की तरह धार निकल गई। आज उसकी शादी का दिन था। इस दौरान वह खूब शराब पीने से नहीं बच सका। अंत में उसने इतनी अधिक शराब पी ली कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने में मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन वो स्पष्ट रूप से अभी अपने पूरे होश-ए-हवास में था। ऐसा उसकी शराब पीने की उच्च क्षमता के कारण नहीं था, बल्कि आकाश विषमोती के कारण था। उसने जो शराब पी थी वह आकाश विषमोती में स्थानांतरित हो गई। इसलिए जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो आकाश विषमोती से शराब बाहर निकलने लगी और कुछ ही देर में आकाश विषमोती से शराब पूरी तरह से बाहर निकल गई। लेकिन उसने थोड़ी सी शराब अपने चेहरे पर लगा ली और जानबूझकर लड़खड़ाते हुए उसने अपने शयनकक्ष का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। वह बाएं दाएं इस तरह लड़खड़ा रहा था जैसे कि वह नशे में हो, लेकिन उसके अंदर वास्तव में नशे का अंश मात्र भी नहीं था। वह लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। वह इस तरह से नाटक कर रहा था कि जैसे वह किसी भी क्षण लड़खड़ा कर गिरने वाला हो। उसने अजीब तरीके से आर्या की ओर देखा, जो अपनी खूबसूरत आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठी हुई थी। मोमबत्ती की मंद रोशनी उसके सनुडर कोमल चेहरे पर टिमटिमा रही थी, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला रहस्यमय एहसास हो रहा था, जिसे देखकर कोई भी मोहित हुए बिना नहीं रह पाए। अर्थ की आंखें चमक उठी और उसके पैर कांपने लगे। वह आर्या की आगे बढ़ते हुए बोला, हे मेरी वाइफी, मैंने तुम्हें लंबे समय तक इंतजार करवाया, चलो चलते हैं, अब हम दुल्हन कक्ष का उपयोग कर सकते हैं। आर्या ने अचानक अपनी आंखें खोली और लापरवाही से अपना हाथ लहराया। उसके हाथ लहराते ही एक भयानक ठंडी शक्ति अर्थ पर हावी हो गई, जिसने अर्थ को उससे दूर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। अर्थ नीचे गिर गया और आंगन में लगभग पत्थर की मेज से टकराते टकराते बचा। अर्थ की दर्द से हल्की कराह निकली और उसने अपने पैर को रगड़ा। उसे उठने में बहुत मेहनत करनी पड़ी और फिर वह गुस्से में दहाड़ उठा, अरे, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें इतनी निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं, फिर भी तुमने मुझे इतनी जोर से मारा। कोई भी क्या सोचेगा कि तुम अपने पति की हत्या करने की योजना बना रही हो। अर्थ आगे बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। वो अचानक उदास हो गया। यह महिला, छेड़खानी की तो बात ही मत करो, यहाँ तक मजाक को भी इतनी गंभीरता से ले लिया है। क्या सचमुच इस तरह खुशी से रह सकता हूँ? अर्थ मन ही मन बुदबुदाया, मैं वास्तव में केवल मजाक कर रहा था। इसके अलावा मैं केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के सबसे निचले स्तर पर हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना चाहूँ भी तो वह असंभव होगा। आर्या का कोई जवाब नहीं आया। अर्थ काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा, लेकिन दरवाजा खुलने की जरा भी आशा दिखाई नहीं दे रही थी। अर्थ के छोटे से आंगन में केवल एक ही कमरा था। इसके अलावा उसके पास न तो कोई काम करने का घर था और न ही कोई अस्तबल जहां वह रात बिता सके। इसके अलावा अगर यह कोई और दिन होता तो वो चुपचाप अपनी छोटी चाची के यहाँ सोने के लिए चला जाता, लेकिन आज की रात उसकी शादी की रात थी, इसलिए कहीं और सोना उसके लिए उचित नहीं था। जैसे ही ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा, अर्थ कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे कि वह छोटा हो गया हो। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और कमजोर स्वर में बोला, अरे, तुम सचमुच मुझे बाहर सोने दे रही हो? आपको पता होना चाहिए कि कबीले में कई लोग हैं जो आप पर हाथ रखना चाहते हैं। वे बहुत परेशान हैं कि आज रात हमारी शादी की रात है। उन्हें एहसास हो गया है कि आप जैसी प्रतिभाशाली लड़की, भले ही हम शादीशुदा है, मुझे आपको छूने नहीं देंगे। इसलिए वे मुझ पर हंसने के बहाने के लिए कुछ होने का इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन्होंने ये देख लिया कि मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है तो मैं हमेशा के लिए हंसी का पात्र बन जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं अब भी तुम्हारा पति हूं। क्या तुम्हारे पास सचमुच मेरा मजाक बनते हुए देखने का साहस है? कमरा अभी भी पूरी तरह शांत था। तभी अर्थ को दरवाजे पर लात मारने का विचार आया और वह ऐसा करने ही वाला थी कि बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अर्थ बिजली की तरह अंदर गया और धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। आर्या पहले से ही पुराने रवैये के साथ बिस्तर पर रही। हालांकि वह अभी भी बिस्तर पर बैठी थी, फिर भी उससे एक धुंधली कुलीन सुंदरता झलक रही थी। उसने अपनी खूबसूरती आंखों से घबराए हुए अर्थ की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें मुझसे 5 कदम की दूरी बनाकर रखनी होगी। फिर आप मुझे कहाँ सोने दोगी? अर्थ ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए पूछा। कमरा छोटा था। इसमें केवल एक बिस्तर, एक पढ़ने की मेज, एक खाना खाने की मेज और 2 अलमारियां थीं। यदि कोई पूरे कमरे में एक किनारे से दूसरे तक चले तो अधिक से अधिक बीच में 7 या 8 कदम की दूरी होगी।
तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं फर्श पर सो जाऊंगी। ये कहते हुए आर्या बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कोई जरूरत नहीं है, अर्थ ने साफ तौर पर मना कर दिया और आर्या से सबसे दूर कोने में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि आर्या उससे 100 गुना अधिक ताकतवर थी, लेकिन एक पुरुष के रूप में उसकी गरिमा ने एक लड़की को बिस्तर की बजाय फर्श पर सोने की अनुमति नहीं दी। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या आर्या कभी अर्थ को अपना पाएगी? क्या अर्थ आर्या के दिल में प्यार जगाने में सफल होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए द वॉरियर आयनली आयन पॉकेट नोवेल पर। CH10 वाइफी, क्या तुम जग रही हो? अर्थ ने शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की थी, लेकिन वो शादी की रात अपनी पत्नी के किसी हिस्से को छू तक नहीं सकता था। यहाँ तक उसे अपने बिस्तर पर सोने तक की अनुमति नहीं थी। वो अपने कमरे के एक कोने में अपने घुटनों को पकड़े हुए बैठा था। इस समय अर्थ को वास्तव में इस दुनिया की दुर्भावना का एहसास हुआ। उसके कमरे में लाल मोमबत्तियों की रोशनी प्रकाशित हो रही थी, जिससे ये काफी सुंदर लग रहा था। इस समय उस कमरे में 2 लोग चुप्पी साधे हुए बैठे थे। एक बिस्तर के किनारे पर बैठा था और दूसरा एक कोने में दयनीय स्थिति में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद अर्थ आखिरकार अपने आप को ये कहने से नहीं रोक सका, क्या तुम सोने वाली नहीं हो? आर्या ने अपनी पलकें फड़फड़ाईं और वो बिस्तर पर लेट गई। इसके साथ ही उसने अपने हाथ को लहराया और ठंडी हवा के झोंके ने 2 मोमबत्तियों को बुझा दिया, जिससे अर्थ के कमरे में अंधेरा छा गया। यदि अर्थ के लिए इस महिला को हराना असंभव नहीं होता, तो भले ही वह दिखने में इतनी ठंडी थी, फिर वो उस पर हमला कर देता। मैं पहले मजाक कर रहा था, और मैं न केवल नशे में नहीं था, बल्कि मैं पूरी दोपहर शराब का एक घूंट भी नहीं पिया। क्या आप एक छोटा सा मजाक भी नहीं सहन कर सकते हो? आप में हास्य की कोई समझ नहीं है, अर्थ नाराजगी से बुदबुदाया। मैं जानती थी कि तुम नशे में नहीं थे, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन मुझे उन लोगों से नफरत है जो कहीं भी शौच और पेशाब कर देते हैं। शौच और पेशाब कहीं भी? क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह आकाश विषमोती से वाइन निकालने की कोशिश कर रहा था तो आर्या ने उसे पेशाब करना समझ लिया हो? जैसे ही यह विचार अर्थ के मन में आया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने कोने से उछल पड़ा। तो आपक कहना है कि मैं कहीं भी अंधाधुंध पेशाब कर देता हूँ? कौन सी आंखों से देखा है तुमने केवल मेरे द्वारा शराब डालने की तेज आवाज सुनी होगी। चुरू कबीले के प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में कभी भी मैं इतना चरित्रहीन और गंदा काम नहीं कर सकता हूँ। आपको मेरी गहन शक्ति को तुच्छ समझने की अनुमति है, लेकिन मेरे महान चरित्र और व्यक्तित्व का अपमान करने की अनुमति नहीं है। अर्थ द्वारा इस प्रकार की बात सुनने के पश्चात उसने अपनी इत्मीनान भरी आवाज में कहा, मैं भी केवल मजाक कर रही थी। उदास होकर अर्थ चुपचाप अपने कोने में बैठ गया। यह महिला वास्तव में मजाक करना भी जानती है, अर्थ मन ही मन बुदबुदाया। आमतौर पर वह आराम से अपने बिस्तर पर सोता, लेकिन अपनी शादी की पहली रात ही वो कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ था। काफी देर तक चुप रहने के बाद अर्थ एक बार फिर बोला, तो आप फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय पर वापस कब जा रही हो, कल या परसों? उसने आगे बोलना जारी रखा, हालांकि मैं फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि वहां पर केवल महिलाओं को स्वीकार किया जाता है और उन्हें प्रेम की भावनाएं वर्जित हैं। हालांकि फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में अनगिनत सुंदर महिलाएं हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वहां पर किसी ने भी शादी की है। लेकिन तुमने मुझसे शादी की है। ऐसा लगता है कि संप्रदाय के लोगों के बीच आपकी प्रतिभा काफी दुर्लभ है, और शायद आप एक ऐसी प्रतिभा है जिसे उन्होंने सैकड़ों वर्षों में केवल एक बार देखा हो, अन्यथा वे आपके लिए अपने नियम नहीं तोड़ते। आर्या थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, 1 महीने बाद। 1 महीना? अर्थ के चेहरे पर एक हैरानी दिखने लगी जो अचानक ही एक मुस्कुराहट में बदल गई। उसने अपने सिर नीचे किया और फुसफुसाया, धन्यवाद। वो आगे बोला, तुमसे शादी करने से पहले मैंने सोचा था कि तुम उन सभी लोगों की तरह होगी जो मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं बेहतर हो। आप न केवल सुंदर हैं, बल्कि प्रतिभाशाली और दयालु भी हैं। एक महिला के रूप में आपको पूर्णतया परिपूर्ण माना जा सकता है। अब चूंकि आप इतनी दयालु हैं तो निश्चित रूप से अपनी शादी की रात अपने पति को कोने में नहीं सोने दोगी, है ना? मेरा बिस्तर काफी बड़ा है, अगर उस पर 2 व्यक्ति भी सोते हैं तो भी पर्याप्त जगह बची रहेगी। अर्थ अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि कमरे में ठंडी और जानलेवा आभा फैल गई, जिससे अर्थ कांप उठा और उसके कानों में ठंडी आवाज पड़ी,
अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें दोबारा कमरे से बाहर निकाल दूंगी। अर्थ ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया और बिल्कुल किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुप हो गया और उसके पैर उसी जगह पर वापस चले गए जहां पर वह पहले बैठा था। यहाँ कोई है, अचानक आर्या ने कहा। थोड़ी देर के बाद अर्थ ने कदमों की धीमी आवाज सुनी। यदि उसने पूरा ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश न की होती तो शायद उसे कभी उन कदमों की आवाज सुनाई ही नहीं देती। उसके कमरे के बाहर आते ही उन कदमों की आवाज अचानक ही रुक गई और फिर कुछ देर तक उसके आंगन से थोड़ी थोड़ी आवाज आती रही और फिर धीरे धीरे वह आवाज पूरे तरीके से गायब हो गई। रात हो चुकी थी और कबीले के लीडर के पोते आरव को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और समर के तेज कदम अंदर की ओर आए। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पूछा, खबर कैसी है? समर ने आरव की ओर ध्यान से देखा और बहुत सावधानी से बोला, मैं अभी अभी अर्थ के घर से आ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अर्थ को कमरे से बाहर नहीं निकाला गया है और कमरे की बत्ती भी बंद है। ये सुनकर आरव के चेहरे के भाव अचानक से बदसूरत हो गए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी झुंझलाहट नजर आने लगी। समर का दिल जोर से धड़क उठा और उसने झट से कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बॉस। आर्या ने गवर्नर की हवेली और यहाँ तक युवन परिवार के लोगों तक को हेय दृष्टि से देखा है। वह ऐसे में एक बेकार व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती हैं? हालांकि उसे कमरे से बाहर नहीं निकाला गया है, ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे अर्थ पर दया आ गई हो और शायद वह नहीं चाहती कि उसका मजाक उड़ाया जाए। वह भले ही आर्या के साथ एक ही कमरे में है, लेकिन मुझे संदेह है कि वो आर्या के साथ एक ही बिस्तर पर न होकर जमीन पर लेटा होगा। यही होना चाहिए। आरव ने भद्दा सा चेहरा बनाकर अर्थ के आंगन की दिशा में देखा और उसने अपनी मुठिया भींच ली। आर्या वह लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं और कोई भी मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा और उसे आर्या को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। समर ने भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। आधी रात में अर्थ अभी भी अपने कमरे के एक कोने में जाग रहा था। उसने अपनी खोली और अपना बायां हाथ उठाकर अपनी हथेली के केंद्र की ओर देखा। अंधेरे में आकाश विषमोती से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। एजियो क्लाउड महाद्वीप में केवल आकाश विषमोती की शक्ति के साथ उसने अकेले की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उसे पूरे एजियो क्लाउड महाद्वीप के क्रोध को भी झेलना पड़ा और उसने अपनी सारी जहरीली शक्ति का लगभग उपयोग कर लिया। आकाश विषमोती उसके शरीर के साथ मिलकर उसका एक हिस्सा बन गया था और वह शायद ही इसकी सामान्य विषाक्तता की उपस्थिति को महसूस कर सका। अपने हत्या क्षेत्र में अपनी मृत्यु से पहले उसने आकाश विषमोती की शक्ति को जरूरत से ज्यादा खींच लिया था और उसकी जहरीली शक्तियां खत्म हो गईं। आज के इस आकाश विषमोती में केवल सबसे बुनियादी शिहरण, शोधन और समलन क्षमता थी, साथ ही इसकी भंडारण क्षमता भी बनी रही। उसकी गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो जाने और आकाश विषमोती की शक्ति खत्म हो जाने के कारण उसे इस छोटे से शहर में कभी भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाएगा। सबसे असहनीय बात तो ये थी कि उसमें अपनी पत्नी के साथ विवाह करने की क्षमता भी नहीं थी। यदि वह ताकत चाहता है तो उसे जो सबसे बुनियादी कदम उठाना चाहिए वह सबसे पहले अपनी मिस्टिक वेंस को ठीक करना होगा। आर्या को यकीन था कि उसकी गहरी नसों को उन तरीकों से ठीक नहीं किया जा सकता है जो कि एक सामान्य चिकित्सक उपयोग करता है, लेकिन उनके लिए यह कोई असंभव बात नहीं थी जो कि एक चिकित्सा संत के उत्तराधिकारी थे। हर कोई जानता था कि चिकित्सा संतों के पास हील सिद्धांत होता था जिससे कारण किसी भी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था, लेकिन ऐसे चिकित्सा संत इस दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध थे जिन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन था। अपनी गहरी नसों की मरम्मत कैसे की जाए, इसके बारे में अर्थ आज तक सोच रहा था। उसकी गहरी नसें जन्मजात विकलांग नहीं थी, लेकिन अभी वे पूरे तरीके से खराब हो गई थी, जिससे वह इन्हें ठीक करने के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने में असमर्थ हो गया था। अपनी पुरानी अक्षम नसों को नष्ट करने और पुनः विकसित करने के लिए उसे कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता थी। वाइफी, क्या तुम अभी तक सो रही हो? अर्थ ने पूछा। काफी देर की चुप्पी के बाद भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी अर्थ को उसके खनसने की आवाज आई और उसने दोबारा पूछा, वाइफी तुम सच में सोई नहीं हो ना? मेरा नाम आर्या है, आर्या ने ठंडी नर्म आवाज में उत्तर दिया। मुझे पता है कि आपका नाम आर्या है,
अर्थ ने अपनी भौहें खुजाई और अजीब तरीके से पूछा, वाइफी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे आर्या बुलाओ, उसने गुस्से में कहा। ओह ठीक है। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, वाइफी, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में जाने के बाद क्या आप जेम ग्रास, पर्पल वैंड हेवन क्रिस्टल और पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले एक जानवर का कोर प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं क्या आर्या अर्थ के लिए इन 3 चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी? और क्या खिचड़ी पक रही है आरव के दिमाग में? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आयरन पॉकेट नोवेल पर।